गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन द्वितीय वर्ष और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए आज हम जो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू कर रहे हैं नाम है एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेसेस एंड इरेगुलर सरफेसेस। इस अध्याय का मतलब ये है कि आपको क्षेत्रफल निकालना होता है उन सतहों का जो नियमित आकृति की होती हैं और उनका भी जो अनियमित आकृति की होती हैं। अब आपको फिगर से डायग्राम से समझ में आएगा कि हमें किस प्रकार की आकृति का एरिया मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है 62 नंबर पे है। इसका इंग्लिश वर्जन में एक बार बोल देता हूँ। विथ द एरिया ऑफ ए सर्किल हुज डायमीटर इज डी। तो इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है जिसका व्यास डी है। व्यास डी है। तो आप देखिएगा इसमें आपको व्यास दिया गया है तो आपको जो क्षेत्रफल का सूत्र बताना है उसमें व्यास को शामिल करना है। तो आप जान लीजिए कि जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसका डायमीटर दिया गया है, मतलब व्यास दिया गया है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो डायमीटर होता है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। इसका मतलब r बराबर होता है d/2। r बराबर क्या होता है, d/2, मतलब व्यास का आधा। ठीक है, तो हम r के जगह पे क्या रख देंगे, d/2, अर्थात r को रिप्लेस कर देंगे d/2 से। तो p और r के जगह पे क्या हमने रख दिया, d/2। इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सूत्र में r का स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई d स्क्वायर बटे में 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऐसे वृत्त जिसका व्यास d है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन जाएगा, पाई d स्क्वायर बटे में 4, जहाँ पे d का मतलब व्यास का स्क्वायर और बटे में 4। अब आप ऑप्शन को मैच करिए कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो आप देखिए पहला जो विकल्प है पाई d स्क्वायर बटे में 4, मतलब कि पाई व्यास के स्क्वायर बटे में 4। तो इसका मतलब पहला वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन संख्या है 63 नंबर पे, इसको आप फिगर में देखिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्किल। अब हिंदी में मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है। परिधि का मतलब क्या होता है कि उसकी लंबाई, किसी भी आकृति कुल लंबाई। तो अब की बार हमारी जो है आकृति कैसी है, अर्धवृत्त टाइप की है। तो सबसे पहले हमें वृत्त की जो लंबाई होती है वो हमें पता है। वृत्त की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। लेकिन हमें किसका सूत्र ज्ञात करना है, अर्धवृत्त का परिधि। तो देखिए अर्धवृत्त जो होता है वृत्त का आधा होता है। तो वृत्त की लंबाई अगर 2 पाई आर होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा उसका, तो 2 पाई आर का आधा करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, पाई आर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अर्धवृत्त का जो सर्कमफेरेंस अर्थात परिधि होगा वो पाई आर होगा। आप इसमें देखिए मैंने पूरा जो है वर्किंग करके दिखाया है। और एक बात ये है कि अगर r को आप रिप्लेस करेंगे डायमीटर से तो r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, d/2। तो इसका मतलब अर्धवृत्त का जो परिधि है वो व्यास के संदर्भ में पाई d/2 हो जाएगा और त्रिज्या के संदर्भ में पाई आर होता है। तो आपको देखना है कि कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। तो पहला विकल्प है पाई आर प्लस 2r, जो कि गलत है। दूसरा विकल्प है पाई d/4, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प है 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी गलत है। और चौथा विकल्प है पाई d स्क्वायर बटे में 4। तो ये चारों विकल्प इसमें गलत दिए गए हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो पाई आर होता है या पाई d/2 होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर का। देखिएगा इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसका डायग्राम आप खास तौर पे ध्यान से देखिए। पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप बाय सिम्पसन रूल। मतलब पूछा जा रहा है कि किसी अनियमित आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा सिम्पसन के फार्मूले के मदद से। देखिए ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो आकृति है ये अनियमित आकृति है। मतलब जिसको हम जानते हैं जैसे वृत्त है, वृत्त नहीं है, वर्ग है, वर्ग भी नहीं है ये। तो ये अनियमित आकृति है। तो इसका जैसे क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, सिम्पसन ने एक रूल दिया था। तो उसको आप देखिएगा
सिम्पसन का रूल का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने डायग्राम भी बनाया है। अब देखिए, अगर ये कोई अनियमित आकृति है और हमने इसमें कई सारी ऊंचाइयाँ, क्योंकि इस फिगर में आप देखिए इस आकृति की ऊंचाई अलग अलग है। जैसे यहाँ की ऊंचाई y1 हो गई, यहाँ की ऊंचाई y2 हो गई, यहाँ की ऊंचाई y3 हो गई, यहाँ की ऊंचाई y4, यहाँ की ऊंचाई y5। तो इस तरह से हमने 7 भागों में इसकी ऊंचाई को मान लीजिए कि मेज़र किया है कि यहाँ पे ऊंचाई y1 सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, तो उससे अभी हमें संदर्भ नहीं है, हमें बस केवल y1 y2 लेना है कि मतलब कुछ इसकी ऊंचाई है, यहाँ पे ऊंचाई y2 है, यहाँ पे y3 है। इसी प्रकार से यहाँ की ऊंचाई क्या है, y7 है। तो देखिए इसमें सिम्पसन रूल हम कैसे याद रखेंगे, आपको 1424241 का फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका देखिए मदद कहाँ पे आएगा। सबसे पहले तो ये जो h है, मतलब ये जो गैप है, जितने जितने दूरी पे हमने जो है ऊंचाइयों को मेज़र किया है, तो उनके बीच में एक अंतराल है, तो उस क्या मान लेते हैं h, और ये सभी जगह पे h अंतराल होगा, सभी ऊंचाइयों के बीच में अंतर क्या होगा, h। तो h बटे में 3 ब्रैकेट में। अब जो पहला ऊंचाई है उसके साथ हम क्या लिखेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो ये y1 बन जाएगा। जो दूसरी ऊंचाई है उसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 4y2 हो जाएगा। और जो तीसरी ऊंचाई है इसमें क्या, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2y3 हो गया। और फिर जो अगली वाली ऊंचाई है इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 4 का, क्योंकि ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। पहली वाली ऊंचाई के साथ 1 का गुणा, दूसरी वाली ऊंचाई के साथ 4 का गुणा, फिर तीसरी वाली ऊंचाई के साथ 2 का गुणा, फिर चौथी वाली ऊंचाई के साथ 4 का गुणा, फिर अगली वाली ऊंचाई के साथ 2 का, फिर अगली वाली ऊंचाई के साथ 4 का, और फिर लास्ट वाली ऊंचाई के साथ 1 का गुणा, मतलब जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे। तो आप इसमें याद रखेंगे कि 142 मतलब 1 42 42 4 1, ऐसे नियम ये काम करता है। तो पहली वाली ऊंचाई के साथ हमने 1 का गुणा किया था तो y1 ही हो गया ये, दूसरी वाली ऊंचाई के साथ 4 का गुणा कर दिया 4y2 हो गया, तीसरी वाली ऊंचाई y3 है, इसके साथ किसका गुणा होगा, 2 का, तो ये 2y3 हो गया। चौथी वाली ऊंचाई क्या है, y4, तो यहाँ पे किसका गुणा होगा, 4 का। पाँचवीं वाली ऊंचाई y5 हमने माना है, तो इसमें किसका गुणा होगा, 2 का, ये 5वें नंबर पे है। फिर अगली वाली ऊंचाई जो y6 है उसके साथ 4 का, और आखिरी वाली जो ऊंचाई है y7 उसके साथ 1 का गुणा। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इनको लेंगे जहाँ जहाँ पे 4 है। तो देखिए y1 और y7 के साथ कोफिशिएंट मतलब गुणांक क्या है, 1 का गुणा है, तो y1 और y7 को हमने एक साथ रख लिया, तो y1 प्लस y7 हो गया। फिर क्या है, 4 यहाँ पे है, 4 y4 के साथ है और 4 y6 के साथ है, तो 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, y2 प्लस y4 प्लस y6। ठीक, फिर अगली बार में हम उन राशियों को एक साथ रखेंगे जिनमें 2 का गुणा है। तो जैसे यहाँ पे y3 के साथ 2 का गुणा है और y5 के साथ 2 का गुणा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो y3 प्लस y5 एक साथ आ जाएगा। तो ये हमारा सिम्पसन के रूल के साथ किसी भी अनियमित आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र क्या बन जाता है, h बटे में 3 y1 प्लस y7 प्लस 4 y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस 2 y3 प्लस y5। ये कैसे करेंगे, आपको सबसे जो मज़ेदार ट्रिक होगी इसके लिए 142 इसका ध्यान देना होगा। अब 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रश्न में देखिए, व्हाट इज़ द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अब इसका हिंदी में मैं बताता हूँ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो मैं देखिए आपको एक हेल्प के लिए फिगर बनाया हूँ। वृत्त कैसी होती है, गोल आकृति होती है, उसमें एक सेंटर होता है जिसको हम केंद्र बोलते हैं। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर हम कोई भी ऐसी लाइन खींचते हैं, वृत्त कोई भी अगर हम लाइन ऐसे खींचते हैं जो एक परिधि के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाकर मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं और हिंदी में जीवा बोलते हैं। तो ये भी जीवा हो गई और ये वाली भी जीवा हो गया। तो सभी जो लाइनें हैं एक परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो किससे होकर गुजरेगी, केंद्र से, मतलब ये सेंटर से। एक जो लाइन है जो केंद्र से होकर गुजर रही है ये भी जीवा है, क्योंकि परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ ये केंद्र से भी पास हो रही है। तो इस वाली जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इस पर प्रश्न यही पूछा गया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है। तो इसमें विकल्प क्या दिया गया, चाप,